नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे अज्ञे का यात्रा वृतांत, बहता पानी निर्मला। तो आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कहते हैं कि मुझे बचपन से नक्शे देखने का शौक है। आप समझेंगे कि कुछ भूगोल की तरह प्रवृत्ति होगी। नहीं, सो बात नहीं कि मुझे भूगोल में मेरी इच्छा है या भूगोल पढ़ना मुझे पसंद है, तो वो कहते हैं कि ये बात नहीं है। असल बात यह है कि नक्शों के सहारे दूर दुनिया की सैर का मज़ा लिया जा सकता है। यूँ तो वास्तविक जीवन में काफ़ी घूमा भटका हूँ, पर उसमें कभी तृप्ति नहीं हुई। हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चलें, कोई और नई जगह देखें, और इस लालसा ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा है। इससे क्या पता चलता है कि अज्ञे को घूमने का काफ़ी शौक है। नक्शों से ये फ़ायदा होता है कि मन के घोड़े पर सवार होकर कहीं चले जाइए, कोई रोक नहीं, अड़चन नहीं, और जब चाहे लौट आइए या ना भी लौटिए, कोई पूछने वाला नहीं कि हज़रत कहाँ रम रहे, यानी कहाँ रमे हुए हो। तो नक्शों से घूमने का भी उनको शौक है। नक्शों के माध्यम से किसी स्थान पर पहुंच जाइए, उसके बारे में कल्पना कीजिए, तो वो भी एक, ये कहते हैं कि एक यात्रा है। यूँ तो नक्शों में तरह तरह के रंगों से कुछ मदद मिलती है यह तय करने में कि कहाँ जाएं। जिसे हरी भरी जगह देखनी हो वह नक्शों की हरी भरी जगहों में घूमे, जिसे पहाड़ी प्रदेश देखने हो वह भूरे या पीले प्रदेशों में चला जाए, और जिसे एकदम अछूते यानी जिनको अब तक छुआ नहीं गया हो, अपरिचित प्रदेश में जाने का जोखिम पसंद हो, वह बिल्कुल सफ़ेद हिस्सों की ओर चल निकले। आदिकालीन बर्फीले मरु प्रदेशों में, जंगलों में, समुद्र द्वीपों में नक्शों में कहीं लिखा रहता है कि इस प्रदेश का सर्वेक्षण नहीं हुआ है, यानी अब तक इसके बारे में जानकारी नहीं है। हिमालय के अनेक भाग ऐसे हैं या कि अगम्य जंगल, असमिया सीमा प्रदेश में ऐसे स्थल हैं जहां कल्पना कीजिए ऐसी जगहों में जा निकलने का आनंद, यानी ऐसी जगह जहां अब तक कोई ना गया हो, ऐसी जगह पर नक्शों के माध्यम से घूमने का आनंद ही अलग है। लेकिन इससे अधिक सहायता मिलती है जगहों के नामों से। बचपन में एक नया नाम पढ़ा था, अमरकंटक। यह नाम ही इतना पसंद आया कि मैंने चुपके से एक कंबल और 2-4 कपड़ों का बंडल बना लिया कि अभी चल दूंगा वहाँ के लिए। वहाँ जाना नहीं हुआ, अभी तक भी अमरकंटक नहीं देखा है, और इस प्रकार उसका कांटा अभी तक सालता ही है। पर नक्शे की यात्रा तो कई बार की है, और अमरकंटक के बारे में उतना सब जानता हूँ जो वहाँ जाकर जान पाता। ऐसा ही एक और नाम था, तरंगबाड़ी। यूँ नक्शे में उसका रूप विकृत होकर त्रांकुबार हो गया है, तरंगों वाली बस्ती। सागर के किनारे के गांव का यह नाम सुनकर क्या आपके मन में तरंग नहीं उठती कि जाकर देखें? कई नाम ऐसे भी होते हैं जिनका अर्थ समझ में नहीं आता, पर ध्वनि ही मोह लेती है, यानी नाम ही हमें आकर्षित करते हैं, उनकी ध्वनि आकर्षित करती है। जैसे तिरुकुरंगुड़ी नाम सुनकर लगता है मानो हिरणों का समूह चौकड़ी भरता जा रहा है। कुछ नाम ऐसे भी होते हैं कि अर्थ जानने पर ही उनका जादू चलता है, जैसे लूहित। ऊपरी ब्रह्मपुत्र के इस नाम को संस्कृत करके लोहित्य बना लिया गया है, जिससे अनुमान होता है कि वह लाल ताम्र वर्ण की होगी, पर वास्तव में लूहित का अर्थ है तारों की राजकन्या, या ऐसे ही कुछ। ब्रह्मपुत्र या सौंदर्य जिन्होंने नहीं देखा उनकी तो बात ही क्या, जिन्होंने देखा भी है वे क्या इस नाम को जानकर तारों की राजकन्या का तरुण लावण्य रूप देखने को ललक न उठेंगे? तो यहाँ लेखक कहते हैं कि नाम में ही आकर्षण है, और कुछ नाम ही इतने मोहक होते हैं कि वो हमें अपनी ओर खींचते हैं। होनहार बिरवान के होत चिकने पात में कुछ होनहार बिरवा तो नहीं था। देखिए, होते ही जो होनहार वीरवान होते हैं वो चिकने पात के होत चिकने पात, कहने का भाव यहाँ पर क्या है? होनहार व्यक्ति के लक्षण हमें बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं, लेकिन कहते हैं कि कुछ होनहार वीरवान तो नहीं था, लेकिन ऐसा भी लक्षण नहीं देखे थे। पर नक्शों के बगदादी कालीन पर बैठकर
हवाई यात्रा करने की इस आदत से यह तो पता लग सकता था कि आगे चलकर भी कहीं टिक कर नहीं बैठूंगा। यानी बचपन में तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया था कि मुझ पहले ही बता दिया गया हो कि जैसे कहते हैं कि प्रतिभाशाली या होनहार व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि बगदादी कालीन पर बैठकर नक्शे देखने की जो आदत थी उससे लगता था कि आगे चलकर भी मैं टिक कर नहीं बैठूंगा। बात भी ऐसी है, लगातार कुछ दिन भी एक जगह रहता हूँ तो अपनी इच्छा से नहीं, लाचारी से, यानी वो मेरी मजबूरी होती है। और उस लाचारी में बहुत से नक्शे जुटाकर फिर अपने लिए कोई हीला निकाल ही लेता हूँ। यह हीला यानी काम धंधा। और आप सच मानिए, जीने की कला सबसे पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कला है। कम से कम आधुनिक काल में, जब मानव जाति का इतना बड़ा अंश या तो प्रवासी है या शरणार्थी ही। एक स्थान से दूसरे स्थान, एक पेशे से दूसरे पेशे में, एक घर से दूसरे घर इत्यादि। यात्रा करने के कई तरीके हैं। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि किस किस तरीके से यात्रा की जा सकती है। एक तो यह है कि आप सोच विचार कर निश्चय कर ले कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा। फिर उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए, टिकट कटाइए, सीट या बर्थ बुक कराइए, होटल डाक बंगले को सूचना देकर सुरक्षित कराइए या भावी अतिथियों को खबर कीजिए और तब चल पड़िए। बल्कि तरीका तो यही एक है, क्योंकि वह व्यवस्थित तरीका है, यानी वो पूर्णतः व्यवस्था के अंतर्गत है। और इसमें मज़ा बिल्कुल नहीं है, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे यात्रा करते हैं और बड़े उत्साह से भरे वापस भी आते हैं। इस तरह की जो व्यवस्थित यात्राएं हैं, योजना बनाकर की गई यात्राएं हैं, इसमें मज़ा नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी प्रकार उत्साह से भरकर इस प्रकार की यात्राएं भी करते हैं। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं कि आप इरादा तो कीजिए कहीं जाने का, छुट्टी भी लीजिए, इरादा और पूरी योजना भी चाहे घोषित कर दीजिए, पर ऐन मौके पर चल दीजिए कहीं और को, यानी जहां निर्धारित था वहां के बजाय दूसरी ओर चल दीजिए। जैसे घोषित कर दीजिए कि आप बड़े दिनों की छुट्टियों में मुंबई जा रहे हैं। लोगों को ईर्ष्या से कहने दीजिए कि अमुक मुंबई का सीज़न देखने जा रहा है, मगर चुपके से पैक कर लीजिए ज़बरदस्त गर्म कपड़े और जा निकलिए बर्फ़ के ढके श्रीनगर में। लेकिन अपनी भी कुछ बातें कहूँ, मैं दूसरे तरीके का कायल हूँ, यह तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन जब निकलता ही हूँ पर एक तीसरा तरीका भी अख्तियार करता हूँ, यानी एक तीसरा तरीका भी है। जैसे कहा तो सबसे पहले कि मुंबई जा रहे हैं, मगर जब स्टेशन गए तो यह तय करके कि नैनीताल जा रहे हैं और वहाँ से हिमालय की भीतरी प्रदेशों में, और इस तरह जा निकले शिलोंग, यानी दूसरे के बजाय भी तीसरे स्थान पर चले गए। शिव सागर के आगे सोनारी के पास में डीखू नदी की बाढ़ में कैसे फंस गया था, इसका यही रहस्य है। अंग्रेजी में कहावत है कि एक कील की वजह से राज्य खो जाता है। वह यूं कि कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, और घोड़े के कारण लड़ाई, और लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। हमारे पास छीनने को राज्य तो था नहीं, पर दांत मांजने को एक ब्रश और मोटर की एक मामूली सी ढिबरी के लिए हम कैसी मुसीबत में पड़े, यह हम ही जानते हैं। सोनारी एक छोटा सा गांव है, अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी। शिव सागर से कोई 18 मील दूर, वहाँ भी नाम के आकर्षण से चला गया था। यूं असम में सोना या स्वर्ण बहुत से नामों में है, सुबनश्री, सोना भारती वगैरह, और असम भी सोनार असम, सोने का असम कहलाता है। बरसात के दिन थे, रास्ता खराब। एक दिन सवेरे घूमने निकला तो देखा नदी बढ़कर सड़क के किनारे आ गई है। मैं शिव सागर से 3-4 मील पर था। सोचा कि एक नया दांत ब्रश या यहाँ क्या है दांत ब्रश ले लें, क्योंकि पुराना घिस चला था, और मोटर की भी एक ढिबरी ठीक कराकर ही लौटूं। उसकी चूड़ी घिस जाने से थोड़ा थोड़ा तेल चूता रहा था, तेल गिर रहा था। वैसे कोई ज़रूरी काम नहीं था। खैर, इसमें कोई 2 घंटे लग गए, तो खाना खाने में 1 घंटा, और 3 घंटे बाद वापस लौटने लगे तो देखा सड़क पर पानी फैल गया है। पानी गहरा नहीं होगा, यही सोचकर मैं मोटर बढ़ाता चला गया। आगे देखा सब और पानी ही पानी है। सड़क का कहीं पता नहीं लगता, सिर्फ पेड़ों की कतारों से।
अंदाज़ा लग सकता था। पर पानी बड़े ज़ोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था, क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी, दूसरी तरफ नीची सतह से धान के खेत, जिनकी ओर वह बढ़ रहा था। पानी के धक्के से सड़क कई जगह टूट गई थी। मैं फिर भी बढ़ता गया, क्योंकि आखिर पीछे भी पानी ही था। पर थोड़ी देर बाद पानी कुछ गहरा हो गया और धक्के से मोटर भी सड़क से हटकर किनारे की ओर जाने लगी। आगे कहीं कुछ दिखता नहीं था, क्योंकि सड़क की सतह शायद 2-3 मील आगे तक बहुत नीची ही थी। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे, उनमें कईयों पर सांप लटक रहे थे, क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए पहले सड़क पर आते थे और फिर पेड़ों पर चढ़ जाते थे। मैंने लौटने का निश्चय किया, पर सड़क दिखती तो थी नहीं। अंदाज से मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। मोड़ने के लिए उसे पटरी से उतारना पड़ेगा, और इधर उधर सड़क है भी कि नहीं, इसका क्या भरोसा। मैं और एक जगह देख भी चुका था कि आंखों के सामने ही कैसे समूचा ट्रक दलदल में धंसकर गायब हो जाता है। इसीलिए मोटर को बिना घुमाए उल्टा गियर में कोई 2.5 मील तक लाया। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी, उस पर गाड़ी घुमाकर शिवसागर पहुंचा। शिवसागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती थी, चाय बागानों में से होकर। यह सड़क अच्छी थी, पर इसके बीच में एक नदी पड़ती थी, जिसे नाव से पार करना होता था। मैंने सोचा इसी रास्ते चलें, क्योंकि सामान तो सब सोनारी में था। मैं डाक बंगले से कुछ घंटों के लिए ही तो निकला था। शिवसागर में एक तो मोटर की ढिबरी कसवानी थी, और दूसरे दांत ब्रश और कुछ तेल साबुन लेना था, बस। वह भी लौटने की जल्दी के कारण नहीं लिया था। इस सड़क से नदी तक पहुंच गए वह बड़ी मुश्किल से, क्योंकि रास्ते में बड़ी फिसलन थी और गाड़ी बार बार अटक जाती थी। नदी में नाव पर गाड़ी लाद भी ली और पार भी चले गए। यहाँ भी नदी में बाढ़ आई थी, और बहते हुए टूटे छप्पर बता रहे थे कि नदी किसी गांव को लीलती हुई आई, और पेड़ पौधों की गिनती क्या, यानी बहुत सारे गांव उस पानी में बह गए। पेड़ पौधे की तो गिनती क्या कि वो कितने बहे होंगे। उस पार नदी का किनारा ऊंचा था, मोटर के लिए उतारा बना हुआ था, लेकिन नाव के किनारे तक तो तख्ते डाले गए थे। वे ठीक नहीं लग रहे थे। मोटर जब तख्तों पर आई और नाव एक तरफ को झुकी तो तख्ते फिसल गए। नाव दूर हट गई, मोटर नीचे गिरी, आधी पानी में आधी किनारे पर। मैं जोर से ब्रेक दबाए बैठा था, पर ऐसे अधिक देर तक तो नहीं चल सकता था। लेकिन मैं तो मोटर के साथ खुद बंधा बैठा था, उतर कर समझा नहीं सकता था। खैर, आधा घंटा उस स्वर्ग नसैनी पर बैठे बैठे असमिया, हिंदी और बांग्ला की खिचड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करें। तब मोटर ऊपर चढ़ाई जा सकी। थोड़ा आगे ही ऊंची जगह गांव था। वहां मोटर रोककर चाय की तलाश की। यहीं सोनारी से आए 2 साइकिल सवारों से मालूम हुआ कि वे कंधे तक पानी में से निकल कर आए हैं, साइकिल कंधों पर उठाकर, और मोटर तो कदापि नहीं जा सकती। इस तरह इधर भी निराशा थी। पानी अभी बढ़ रहा था। यह गांव ऊंची जगह पर था, पर यहाँ कैद हो जाना भी नहीं चाहता था। इसीलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते नदी पार की। सबने मना किया, पर मेरे सिर पर भूत सवार था, और हठ धर्मी का अपना अनूठा रस होता है, मजा होता है। रात शिवसागर पहुंचे। एक सज्जन ने ठहरने की जगह दी। भोजन बिस्तर का प्रबंध हो गया, पर दांत का ब्रश तो उधार नहीं लिया जा सकता। सवेरे सवेरे चलकर 128 किलोमीटर दूर डिब्रूगढ़ पहुंचे। वहां ब्रश लेकर मुंह हाथ धोकर स्वस्थ हुए। यहाँ एक कमीज और पैंट खरीदकर कपड़े बदले। रात के लिए कंबल खरीदा। मन ही मन अपने को कोसा कि नया दांत ब्रश लेने के लिए न सोनारी से निकले होते, न मुसीबत होती, क्योंकि इसकी कोई तात्कालिक आवश्यकता तो थी नहीं। पर मोटर की ढिबरी का मामला इतना ज़रूरी था। लेकिन उपाय क्या था? इस तरह 12 दिन और काटने पड़े, क्योंकि सोनारी के सब रास्ते बंद थे। लौट कर देखा, सोनारी डाक बंगले में पानी भर गया था। कपड़े सब सेल कर रहे थे, यानी सीले हो गए थे। किताबें तो कल ही गई थी। बचा था तो केवल स्नान घर में ऊंचे ताक पर रखा हुआ साबुन का डिब्बा और दांत का ब्रश। नक्शे में अब भी देखता हूँ, वास्तव में जितनी यात्राएं पैरों से करता हूँ, उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। लोग कहते हैं मैं अपने जीवन का कुछ नहीं
मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने ही खुश हों तो ठीक, तो शायद आप पहले से मेरा नुस्खा जानते हो। नहीं तो मेरी आपसे सलाह है जनाब, अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जरा चलते फिरते नजर आइए। यह आपका अपमान नहीं है, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसीलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम नहीं, टिकना तो मौत है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जीवन का नाम ही क्या है, चलते रहना। टिक जाना, रुक जाना मौत के समान है। स्थिरता किस में आती है? मौत में स्थिरता आती है। जबकि व्यक्ति का कार्य क्या है? अपने जीवन में चलते रहना। जीवन दर्शन का निचोड़ इन्होंने यही दिया है, रमता राम, यानी अपने राम के नाम में लगे रहिए। रमता नहीं वह राम नहीं, जो राम को रमता नहीं है, उसे अनुभव नहीं करता, वो वास्तव में राम नहीं। टिकना क्या है? मौत है, यानी स्थिर हो जाना, जीवन को स्थिरता दे देना। वो क्या है? उस जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का निश्चित नियम क्या है? हमें चलते रहना चाहिए एक नई दिशा की ओर, नए कार्यों की ओर, नए उद्देश्यों की ओर। अगर हम रुक जाते हैं तो वो किसके समान है? मौत के समान है। तो यहाँ पर ये इनका यात्रा वृतांत है, जिस पर इन्होंने चर्चा की है कि यात्रा किस प्रकार से करी जा सकती है। पूरी यात्रा योजनाबद्ध तरीके से की जा सकती है, बिना योजना के की जा सकती है, और एक तीसरा तरीका भी इन्होंने बताया है। इसके साथ साथ यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन भी यहाँ पर किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो आज हमने यात्रा वृतांत किया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।